बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मईशत के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने जा रहे हैं और MD IMF का कहना है कि पाकिस्तान के साथ जो डील है वो आखिरी मराहिल में है और बहुत ही करीब है। तो कितना करीब है और साथ ही साथ पॉलिसी मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं और शरह सूद ना बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। कितना फ़ायदा मंद होगा ये इत्तफ़ाक़? IMF 9,415 अरब के सालाना टैक्स हदफ पर भी रजामंद हुआ है और ये साथ कहा गया है कि मिनी बजट भी नहीं आएगा तो ये सालाना जो टैक्स हदफ है ये किस तरीके से पूरा होगा, क्या हम हमारी जो कैपेसिटी है वो इतनी है कि हम इस हदफ को हासिल कर सकें, और अगर नहीं है तो फिर किस तरीके से हासिल किया जाएगा। और आज के प्रोग्राम में हम टैक्स एहदाफ के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि टैक्स एहदाफ को बढ़ाने की बात की जा रही है और IMF की जानिब से निगरान वज़ीर ख़जाना का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि IMF प्रोग्राम के लिए अवाम पर मजीद कोई बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब टैक्स के हवाले से भी बात हो रही है और निगरान वज़ीर आज़म का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है और इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए हुकूमत वक्त जो है वो क्या इकदाम उठा रही है और क्या मजीद इकदाम उठाने चाहिए और टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए कवानीन में क्या तब्दीली लानी चाहिए, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और टैक्स वसूली के हवाले से सबसे बड़ी रुकावटें क्या क्या हैं और उन रुकावटों को दूर किस तरीके से किया जाए। और गैस पाइपलाइन मंसूबा, पाकिस्तानी वफ़द जो है बातचीत के लिए ईरान पहुंच गया है, तो मजीद तजारत के हवाले से और गैस पाइपलाइन सूबे के हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और क्या इकदाम उठाने चाहिए, जबकि ईरान से तजारती राहदारी में रुकावट क्या है, सी पैक के हवाले से भी बात करेंगे। और साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत का रुझान जारी है और आज भी 56,665 पर बंद हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये रुझान तो जारी है और बहुत अच्छी बात है, मुआशी इशारियों में जब मुस्बत रवैये देखने को मिले तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद आवाम को भी मिलती है। लेकिन डॉलर की जो कीमत है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। इस हवाले से क्या सूरत हाल है और क्यों नहीं कंट्रोल में आ रही, और आइंदा जो मुआशी इस्तेहकाम है वो इसी रफ्तार से चलता रहेगा या इसमें कोई तब्दीली भी वकू पजीर होगी, और इलेक्शन के बाद जो नई आने वाली हुकूमत है उनको किन मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़फ़र मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तीनों शख्सियात ही माहिरीन मईशत हैं। बहुत शुक्रिया तीनों शख्सियात का। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। सर, फरमाइएगा कि पाकिस्तान के IMF के साथ डील और करीब भी है, ऐसा MD IMF ने भी कहा है और शरह सूद ना बढ़ाने पर इत्तफाक भी हुआ है। सर, ये फरमाइए कि ये यकीन कर लिया जाए कि अब इस डील के होने के करीब होने के करीब करीब और होने के बाद भी कोई IMF के नए मुतालबात सामने नहीं। जी, ये 710 मिलियन की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है ये तो मिल जाएगी और शायद उसके बाद इलेक्शन के फौरी बाद की जो 1.2 बिलियन की बकिया रकम रह जाएगी वो भी मिल जाए, मगर असल मरहला तो फिर उसके बाद शुरू होगा क्योंकि कीमतें मार्च से आगे बढ़ाने का बिजली की फैसला किया गया है। तो जो नई मुंतखब हुकूमत आएगी उसके सामने जो मुश्किलात आएंगी वो उसमें सबसे बड़ा मसला है हमारा जो इस वक़्त डेट सर्विसिंग है, यानी इस बजट में हमने 7.3 ट्रिलियन रखा, मगर अब 8.5 ट्रिलियन उसका अंदाज़ा लगाया गया है। अब ये जो इतना बड़ा गैप कोई 1200 बिलियन या इससे थोड़ा ज़्यादा जो पैदा हुआ है, ये कहीं से तो पूरा करना पड़ेगा इस बजट नंबर को, और इसी पे IMF का सारा मसला था कि सरप्लस जो आपने वादा किया था कि प्राइमरी सरप्लस होगा और ये आप किस तरह से पूरा करेंगे। अब तजवीज़ तो ये आई है कि शायद तो बहुत मुश्किल हो कि रिटेल सेक्टर से कोई बहुत बड़ी रकम इकट्ठी की जा सके, और चूँकि कानून साज़ी भी इस वक़्त नई मुश्किल है और रिटेलर्स या फिर अगर एग्रीकल्चर वो भी सारे सूबों का प्रेरोगेटिव है। तो आखिर में फिर यही फैसला होगा मेरे ख्याल से कि आप बैंक्स की जो पिछले 2 साल की विंडफॉल गेन्स थी, उसको 40% पे टैक्स करें और वहाँ से ज़्यादा रकम निकालें। तो चैलेंजेस इन 2 हिस्सों में बहुत ज़्यादा है। रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन का मसला ये है कि ₹60 पर लीटर तो हम मैक्सिमम पेट्रोलियम लेवी लगा चुके। अब उसके बाद और रेवेन्यूज़ कहाँ से आएँगे, ये बहुत बड़ा मसला है। उससे कहीं बड़ा मसला ये है
कि डेट सर्विसिंग कंट्रोल में आएगी कि नहीं। अगर गवर्नमेंट इसी तरह से नोट छापती रही और ये खसारा पूरा करती रही तो फिर तो किसी शक्ल भी आपका डिस्काउंट रेट जो है वो कम ना हो, इस पे रहे तो ये भी बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि महंगाई का नीचे आना बहुत ज़रूरी है। और इन्फ्लेशन सारी की सारी इस वक़्त हुकूमत की अपनी पैदा करता है। उन्होंने एनर्जी की कॉस्ट इतनी हैवी कर दी है, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है और उसके ऊपर फिर इतनी बड़ी इन्फ्लेशन। तो ये देखना चाहिए कि अभी ये मामलात तो कोई सुधरे नहीं हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन का तयन हुआ है, मगर असल तो मुंतखब हुकूमत के आने के बाद पता चलेगा कि वो जो सब्ज़ बाग लोगों को दिखाएँगे, जिसकी बुनियाद पे वोट लेंगे, फिर आकर करेंगे क्या? ये हुकूमत तो निगरान है, ये तो सख्त फैसले भी कर लेगी, तो इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो चले जाएँगे इलेक्शंस का करवा कर। तो असल हम्म। मेरे ख़्याल में मसला ये है कि आप किस तरीके से अपने इस फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करते हैं। तो जब फिस्कल डेफिसिट हमारा कंट्रोल नहीं होता तो फिर कभी भी ये हमें ख़्वाहिश नहीं रखनी चाहिए कि हमारा एक्सटर्नल अकाउंट भी कभी दुरुस्त होगा। ये ट्विन मेनेसेस हमारे साथ बड़े अरसे से चल रहे हैं और इसको हल करने में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नाकामी है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की, किसी एक गवर्नमेंट का मसला नहीं है। और इसकी वजह से फिर बिज़नेस में भी इतनी अनसर्टेनिटी में कौन सरमायाकारी करेगा और आगे बढ़ेगी हालात। यानी आने वाली हुकूमत के लिए कोई आसान मुहाज नहीं है, डायरेक्शन का तयन हो चुका है। डॉक्टर साहब, मैं इसी हवाले से आपके सामने सवाल रखूंगा, लेकिन एहसन मेहंदी साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि पॉलिसी मुज़ाकरात, पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात, पाकिस्तान और IMF की शरह सूद ना बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है, कितना सूदमंद है और ये इत्तफाक और पाकिस्तानी मैशियत में कितनी आसानियाँ पैदा होंगी? देखिए, आई थिंक कि चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हम थे, उसमें आगे हमें जो आईएमएफ की तरफ से क्रेडिट मिलेगा 710 बिलियन डॉलर, 710 मिलियन डॉलर इस वक्त मिलेगा। और आई थिंक कि इसके बाद जो हमें क्रेडिट मिलना है वो चाइना से तकरीबन 600 मिलियन डॉलर मिलना है। तो ये एक खुशाइन बात है कि हमें जो है फॉरेन जो डोनर्स हैं या फिर जो फॉरेन जो है फाइनेंस प्रोवाइडर्स हैं उनकी तरफ से जो है वो मराहतें मिल रही हैं। फिर साथ में हमारे एसआईएफसी पे भी जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें कुछ हद तक हमें सक्सेस मिल रही है। सिचुएशन हमें ये देखनी है कि हमारी जो डेट की जो कैपेबिलिटी है उसके अंदर हम उसको बढ़ा रहे हैं आईएमएफ प्रोग्राम में जाकर। और जाहिर है उसमें जो लेंडर है उसकी जो कुछ कमिटमेंट्स हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं, जिसके अंदर टैक्सेशन का बढ़ाव, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर पर अगर आप देखें तो ये विंडफॉल गेन्स पर अब टैक्स टैक्स इम्पोज हुआ है बैंक्स पर 40% तक। यानी कि टैक्सेशन के जितने भी मराइल हमें पार करने पड़ रहे हैं उसको हम कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं और वो कोई भी गवर्नमेंट के होते हैं डॉलर टर्म्स में तो वो एक्सपेंसेस कम भी हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे रुपये के अंदर गिरावट है। हम 30 से 40% रुपये के अंदर 3 साल के अंदर जो है हमने जो है वो उसके अंदर फॉल देखा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो हमें नजर ये आ रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, इकोनॉमिक डेटा इंप्रूव हो रहा है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है। एसआईएफसी भी एक सिल्वर लाइनिंग है। सीपेक प्रोजेक्ट्स का होना भी जो है वो एक सिल्वर लाइनिंग है। तो आई थिंक कि ये जो सिचुएशन इस वक्त हम इकोनॉमिक सिनेरियो हमारा देख रहे हैं ये इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं, हमें सपोर्ट भी मिल रहा है, एजेंसी से भी सपोर्ट मिल रहा है, फॉरेन डोनर से भी मिल रहा है। तो ये इसको हमें जो है इस इन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में जो हमें हेल्प मिल रही है वो फॉरेन एजेंसीज की मिल रही है। अब आगे जाकर हम देख रहे हैं कि एसआईएफसी के अंदर तकरीबन 75 बिलियन डॉलर तक के कमिटमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं और आगे जो बहुत सारी ऐसे पार्टनर्स हैं हमारे जो कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को अपने बढ़ाएंगे। तो आई थिंक कि इसको इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। एक इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर चैलेंजेस होते हैं। वक्त के साथ हमारा एक्सपोर्ट्स का डेटा जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, बट ज़ाहिर है हमें जो है वो गैस की हमारे पास कमी है, तो इंडस्ट्रियल गैस हमारे लिए एक्सपेंसिव है क्योंकि रुपये भी वीक हुआ। तो ये उसके साथ जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एट द सेम सही टाइम सही हमारे जो सर, मार्केट्स मज़ीद हैं मज़ीद एनर्जी इसी स्टॉक पे मार्केट बात भी जो है करते हैं, उसके अंदर क्योंकि इजाफा मुस्बत देखा जा रहा है। इशारिये सर, मुस्बत इशारिये हमें नज़र आ रहे हैं हमारी मैशियत के अंदर। मज़ीद इस पे बात करते हैं क्योंकि ज़फ़र मोतीवाला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इसी पे पॉइंट लेना चाहूँगा। ज़फ़र मोतीवाला साहब, ये फरमाइएगा कि IMF 9,415 अरब के सालाना टैक्स हदफ पर रजामंद हुआ है, मिनी बजट आने का कोई इम्कान नहीं है, तो ये टैक्स अहदाफ किस तरह पूरे किए जा सकते हैं और आपको क्या लगता है कि हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम इस हदफ को हासिल कर सकें? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो है ना, जिस तरह इंटीरियम गवर्नमेंट आई है, ये इंटीरियम आईएमएफ का डील है। अभी जो आप एक और 24वें डील में जाएंगे
वो नई हुकूमत के साथ होगा। इसीलिए IMF ने अपना इधर बैठना लंबा किया है। हर एम्बेसडर, हर जो डोनर हैं उनसे उन्होंने कहा है कि भाई बकेट में हम पैसे अगर डाल रहे हैं तो आप भी बकेट में, वो नहीं कहूँगा, दूसरा वर्ड जो होता है बकेट का उर्दू में, वो डालें तो अश्योरेंस दें तो हम अभी आगे प्रोसेस करते हैं। दूसरी बात ये कि ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि टी बिल्स की यील्ड कम हुई है और ये बात कर रहे हैं कि आइंदा बढ़ाएंगे नहीं। भाई अभी तो वक्त है कि घटाएं। इंडस्ट्रियों को जरूरत है, जो हैवी बोरोइंग पर इंडस्ट्रियां हैं वो 22 और उसके बाद बैंक के नफे, बैंक की सर्विसेज चार्जेस, उसके बाद फीजेबल ही नहीं है। शायद दुनिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चल रहा है। तीसरी बात जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी जो अपने साथ है मेरे दोस्त, कि भाई अब जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए जो परेशानी आएंगी वो तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो है हर जगह पर उनके लिए नए नए मसले आएंगे, नए नए इश्यूज आएंगे। IMF को हमने अब अपने घर पर बिठा लिया है ताकि वो हमको जो है सेट करते रहें, और ये सेट करने में एक्सपर्ट ऐसे हो गए हैं कि जहां जहां इनको जरूरत नहीं भी थी IMF को बातचीत करने की, वहां भी वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक खुदा का शुक्र है कि कुछ टर्न अराउंड इंडिकेटर्स आए हैं इकोनॉमी के, और IMF की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें थोड़ी मुस्कुराहट आई है, काफी दिन बाद मैंने देखा है। और जरा मुस्कुराए भी है। नहीं तो डार साहब जब थे और आयशा गौस थी तो आयशा गौस हंस रही थी और डार साहब गुस्से में थे, और सामने वाले तो ऐसे लगता था कि दोनों को डंडे मारेंगे। अब जो है थोड़ी सी बेहतरी हुई है। अब ये जो नई हुकूमत आएगी इसको तो पहले दिन ही अपना बताना पड़ेगा कि भाई टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इनके पास क्या इकोनॉमिक मास्टर प्लान है, क्या इकोनॉमिस्ट होंगे जो इसको टर्न अराउंड करें मुल्क को। क्योंकि जो पुराने ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मजीद गुफ्तगू करते हैं कि आने वाली हुकूमत के लिए कितना ये चैलेंजिंग होगा और उन्हें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी होंगी इस सारी सूरत हाल में। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मैशियत के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए ये माशी महाज जो है वो कोई आसान नहीं होगा। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपने भी इसी हवाले से इस तरफ इशारा दिया है कि आने वाली हुकूमत को माशी चैलेंजेस का सामना रहेगा। किन किन माशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने ये भी फरमाया कि हमारी जो मैशियत है उसकी अभी समत का तयन हुआ है और वह दुरुस्त समत में जाना शुरू हुई है। तो क्या करना चाहिए आने वाली हुकूमत को भी कि ये समत जो है दुरुस्त की तरफ ही रहे, क्योंकि दावे तो बहुत होते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का वक्त आता है तो सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ नजर आती है। जी, फिस्कल डिसिप्लिन जो है उसमें बुनियादी बात ये है कि हमें ये बहुत सोच समझ कर आगे चलना होगा कि ये इतने बड़े मालियाती खसारे से फिर दो बड़े मसाइल जो हैं उसका हल तो किसी शक्ल भी मुमकिन नहीं है। अगर ये मालियाती खसारा इसी तरह रहता है और जिसमें बड़ा फैक्टर डेट सर्विसिंग का है, तो फिर हमारा जो डिस्काउंट रेट है और उसके साथ महंगाई का तूफान, ये तो दोनों चीज़ें मैनेज नहीं होंगी, क्योंकि हुकूमत तो फिर नोट छाप कर ये खसारा पूरा करेगी। और इस नोट के छापने से जिस लेवल पे वो बोरिंग कर रही है प्राइवेट बैंकों से, और कोई भी इंडस्ट्री हमारे यहाँ फिजिबल नहीं रहेगी, कोई बिजनेस फिजिबल नहीं रहेगा, और ख़ास तौर पर जब हमारी एनर्जी कॉस्ट भी दुनिया में हाईएस्ट है। अब ये 3-4 बड़े मसाइल हैं जिसको बड़े अरसे से हम हल करने की कोशिश करते हैं, मगर देखते हैं कि कभी हम वो इस्लाहात नहीं कर पाते जिसकी ज़रूरत है, कभी वो पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर पाते जिसकी ज़रूरत है, और करते हैं तो फिर उसके बाद तसलसल कायम नहीं रहता है। तो आने वाले दिनों में मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी जो रिवाइवल है इकोनॉमी की, वो तो तभी हो सकती है अगर आप इस मार्कअप को बहुत स्लैश करें। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो खुद हुकूमत को है कि वो सबसे बड़ा बोरर भी है, और उसकी जो कॉस्ट है डेट सर्विसिंग की शक्ल में वो इतनी बढ़ती जा रही है कि अगर हम इतने महसूलात बढ़ाकर उसमें से 57.5% वफाक सूबों को दे, तो अब इस काबिल भी नहीं रही कि अपना सूद भी अदा कर सके। अगर हुकूमत की नेट इनकम सूद से भी कम हो गई तो ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। मेरे हिसाब से ये मईशत से कहीं ज़्यादा तो हमारी सर्वाइवल का मसला है, और ये अब शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस हुकूमत में जो ज़ाहिर निगरान है, इसको एड्रेस करने की सलाहियत इस वजह से तो है कि उन्होंने इसका पॉलिसी डिज़ाइन ठीक रखा है, मगर
इसके ऊपर जो अमल दरामद होना है वो तो मुंतखब हुकूमत में ही आगे जाकर, क्योंकि वहाँ ये होता हम्म। है कि बड़े शौक से लंबे-लंबे आप डेवलपमेंट प्लान बना लेते हैं, वो एक्सरसाइज़ आपसे होते नहीं, एग्ज़ीक्यूट होते नहीं, उस पे कॉस्ट बढ़ती रहती है, वो सिर्फ़ पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ाना। तो ये फैसला करना होगा कि क्या अच्छी मईशत, अच्छी सियासत पाकिस्तान में बनेगी और कब बनेगी? या हम्म। हमने सिर्फ़ सियासत के नाम पर मईशत का जो है वो और भी नुकसान करना है। तो पूरी दुनिया में जहाँ भी जमहूरी हुकूमतें हैं, वो ये सबक सीख चुकी हैं कि अच्छी मईशत ही अच्छी सियासत है। इसलिए उनके नज़रियात कुछ भी हों, उनको 2-2 3-3 दफ़ा लोगों से मैंडेट मिल जाता है। ह्यूमन राइट का रिकॉर्ड उनका ख़राब हो, कुछ भी हो, हम उनको किसी नज़रियाती तौर पर क्रिटिसाइज़ करते रहें। मगर आप हमसाया में मैं 2 मुल्कों का तज़किरा करूँ, वहाँ का रिकॉर्ड हमसे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, ह्यूमन राइट का भी रिकॉर्ड देख लें, करप्शन भी वहाँ है सब कुछ। मगर बांग्लादेश 55 बिलियन की तो सिर्फ़ उनकी जो टेक्सटाइल के अंदर आप गारमेंट्स की हमने कौन-सी वैल्यू एडिशन की है, वो तो उनके पास तो कपास भी नहीं है। हम्म। दूसरी तरफ इंडिया है, वहाँ एक हिंदुत्व के मबनी बहुत ही तकलीफ़देह हुकूमत है, जिसको हमें हर लिहाज से क्रिटिसाइज़, मगर उसकी तसलसल किस वजह से है कि माशी तौर पर कम से कम कह सकते हैं कि उन्होंने ये फैसला किया है कि अच्छी मईशत ही अच्छी सियासत है। अब चूँकि माशी तौर पर उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो उनको वोट भी मिल रहा है। हमारे यहाँ सियासतदानों ने अभी ये लेसन लर्न नहीं किए और वोट देने वालों को भी ज़ाहिर है यहाँ अमल भी जो है वो यानी टूटता यानी रहा है यानी डॉक्टर बार-बार साहब किसी को पॉलिसी का, डॉक्टर साहब यानी नतीजा ये अखज़ किया जाए कि पॉलिसी का तसलसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, फिर वो पॉलिसी भी ऐसी हो ना कि किसी सियासी उसकी भेंट ना चढ़ जाए कि हमने कोई वोट बैंक बनाना है तो पेट्रोल के अंदर सब्सिडी दे दें जो कि अमीर लोगों को ज़्यादा फ़ायदा दे और गरीब लोगों को कम, और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते चले जाएँ, लगाते जिससे इंडस्ट्री का भी बेड़ा गर्क हो, का एनर्जी की कॉस्ट में टैक्सों का आप देख लें, शेयर देख लें। तो किसी एक सही। चीज़ को अगर मिसाल के तौर पर आपने एनर्जी की और फूड की सिक्योरिटी को जो है वो इंश्योर नहीं किया, तो फिर आने वाली हुकूमत हो या कोई हो, वो पाकिस्तान को कोई मजबूत मुस्तहकम मईशत तो ना दे पाएगी। सही। ये एनर्जी मेरा पॉइंट है। एनर्जी कॉस्ट के हवाले से मैं एहसन मेहंती साहब का भी पॉइंट लेना चाहूँगा। एहसन मेहंती साहब फरमाइएगा कि एक तरफ निगरान वज़ीर ख़जाना कहती हैं कि IMF के प्रोग्राम के लिए अवाम पर मज़ीद कोई बोझ नहीं डाला जाएगा, दूसरी जानिब एनर्जी कॉस्ट की बात की आपने, गैस गैस की प्राइसेस की भी बात की और सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो यहाँ पर यह कहा जाता है मुल्क भर के लिए बिजली जो है 1.70 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी करने का इम्कान है। तो क्या ये भी IMF की वजह से नहीं है, ये सारी कीमतों जो बढ़ती चली जा रही हैं और महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है? जी, मैं ये समझता हूँ कि आईएमएफ की जो जो मुआरख़ात हैं इस वक़्त, जो हम टर्म्स एंड कंडीशंस को डील कर रहे हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि वो ऐसे टर्म्स हैं जो एक लेंडर जो है वो टर्म्स देता है हमें, और आई थिंक कि उसको हमें जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारी करेक्शन भी है, कुछ हुँ। इकोनॉमिक जो सिचुएशन हमने डेवलप की है ज़्यादा लोन लेकर, वो ज़ाहिर है लोकल लेवल पर भी हमने लोन लिए हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी लोन लिए हैं, तो उसको उसको जो है उसको सेटल करने के लिए हमें लेंडर की टर्म्स जो हैं वो, जिस तरह से मैंने कहा कि जो बैंकिंग निज़ाम के अंदर उन्होंने टैक्सेशन अब बढ़ा दिया है, या इंडिविजुअल पे टैक्सेशन बढ़ा दी है, या आम आदमी पे टैक्सेशन बढ़ा दिया है, तो आई थिंक ये एक एक करेक्शन प्रोसेस है जो कि उनकी तरफ से सजेस्ट हुआ है, अगर हमने मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज किया है, या फिर लेंडर को अपने पैसे वापस चाहिए, तो उस सूरत के अंदर उसने एक लेवी जो है वो हम पे डाली हुई है। तो गिवन दिस सिचुएशन हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ज़ाहिर है एक हमारे पास कोई इसका कोई चारा भी नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक हमारी सिचुएशन देखें, तो वहाँ पर हमारे जो दीगर लेंडर्स हैं जो हमें क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी भी वही रिक्वायरमेंट है कि आईएमएफ अगर जो भी करेक्शन के हमें ऑप्शंस देती है, हुँ। तो वो हमें जो है उसको एक्सेप्ट करना है, ताकि हमें आगे जाकर जो कुछ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है मुल्क के अंदर, एफडीआईज भी अट्रैक्ट करनी है, एसआईएफसी की मद के अंदर इन्वेस्टमेंट लानी है, तो वो सारे लेंडर्स जो हैं वो इस बात पर तुले हुए हैं कि वो हम आईएमएफ की जो टर्म्स हैं उसको एक्सेप्ट करें, और आई थिंक कि उसकी एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हम करेक्शन के लिए तैयार हैं, और करेक्शन का मतलब ये है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इवेंचुअली हमारे पास रिसीव होगी, अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट्स को जो है मीट करते हैं, जिसके अंदर डिवैल्यूएशन एक
मेजर मोड है, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ाना इन्फ्लेशन के साथ, वो भी एक मोड है कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको खराब कर रही है। तो आई थिंक कि इसका लॉन्गर टर्म अगर आप एस्पेक्ट देखें तो इवन स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं वो इंडिकेट करती हैं कि इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर जो है होपफुली 5 से 7% तक हो जाएगी, और उसकी वजह यही है कि हमने इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ाया है और इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करने के जो है वो फैसले किए हैं। तो आई थिंक कि इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको जो है वो हमें गोइंग फॉरवर्ड जो है इसके अंदर इसको इसको फॉलो करते हुए नए जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं, फंडामेंटल जो हैं हमारे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की, आई थिंक कि उसकी तरफ जो है अगर हम तवज्जो दें तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है दोबारा से वो हायर साइड पर जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, और जाकर जो है वो हम एक सिचुएशन के अंदर आएंगे जहां हमारा एक्सटर्नल डेफिसिट या एक्सटर्नल जो हमें इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके अंदर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ सकेंगे और एफडीआई आ सकेगी। तो अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो वो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है डिटरेट होगी और उससे हम ज़्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन हाथ से निकलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले जो पाकिस्तान के जो एक्सपेंसेस हैं या पाकिस्तान के जो फिस्कल डेफिसिट है, ये एक नॉर्म है, 7% तक अब है या 10% तक भी हो गया था। तो ये सारी दुनिया का इस वक्त इशू है, यूएस के अंदर भी शट डाउन हो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो है इकोनॉमिक सिचुएशंस के अंदर जो है वो जो है वो उसकी पेस आउट हो जाती है, कोविड के अंदर भी हो गई थी। लेकिन ज़ाहिर है अभी हमें इस वक्त देखना है कि हमें करेक्शन मोड की तरफ जाना है, जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर जहाँ पर चल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा चल रहा है, फिर हम देख रहे हैं कि हमारी ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो आई थिंक कि उसको वो एक हमारा एसेट है, उसको हमें यूटिलाइज करना है, बट द सेम टाइम हमारी जो लेंडर की जो कंडीशंस हैं उसको अगर हम मीट करते हैं तो हमारी जो लोन लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, तो जाहिर है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है दोबारा से उस पेस पर आएगा। तो हमें इसको जो है नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, हमें उसको पॉजिटिवली जो है इसको डील अच्छा, करना कितना चाहिए, और ऐसी पॉजिटिव लेना चाहिए एहसन मेहंदी साहब? यही सवाल मैं ज़फ़र मोतीवाला साहब के सामने भी रखूंगा। ज़फ़र मोतीवाला साहब, आप फरमाइएगा कि जिस तरह एहसन मेहंदी साहब करें कि सारी सिचुएशन को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, ये फरमाइए कि इलेक्शन के बाद मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हो पाएगा, और इस सारी सूरत हाल में अवाम जो है वो हमेशा से रिलीफ के इंतज़ार में रहती है, क्योंकि महंगाई की बात करें तो उसका बोझ अवाम, टैक्स की बात करें तो उसका बोझ अवाम पर, और गैस की बिलों की बात करें वो अवाम पर, बिजली के बिलों की बात करें वो अवाम पर, तो इन्हें कभी रिलीफ मिलेगा? देखिए, पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं कि मरता क्या ना करता, पुराना एक उर्दू का सेंटेंस है कि अब लेना ही पड़ेगा। जो भी हल्की फुल्की भी पॉजिटिव बात आती है उसको अप्रिशिएट इसलिए करें कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरी बात, एक और सेंटेंस के अब तो मैं अठन्नी भी नहीं बोलता कि चवन्नी की इनकम है और रुपये का खर्चा है। ये पाकिस्तान की वो थ्योरी हो गई है। अब इलेक्ट्रिसिटी, गैस, और उसमें बड़ा अच्छा एक रिसर्च हुई है। डॉक्टर साहब तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, कि उन्होंने देखा कि उनको भी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी है, तो उन्होंने स्पिनिंग मिल्स और ये नहीं लगाई, उन्होंने डायरेक्ट स्टिचिंग पर लेकर गए। स्टिचिंग में वो सिलाई मशीन का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनता है, तो वो उन्होंने अपनी जो फीमेल पॉपुलेशन थी, जो हमने कभी उनको यूटिलाइज ही नहीं किया बल्कि उनको बच्चे पैदा करने की मशीन बना दी है, वो उनको जो है यूजेज किया है। मैं कोई 100 मरतबा डॉक्टर यूनुस के, जर्मन बैंक वाले के नोबेल प्राइज विनर कि भाई इसको लाओ, तो यहाँ पर कोई बैंकर नहीं तैयार था। कोई आप किसी को भी लाते हैं कि भाई ये प्रेजुडिस जो है ना, ये पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज आपके सर पर आईएमएफ बैठा है कि बेटा ये करो तो ये पैसे मिलेंगे, किस्तवार ये सब करो तो ये मिलेगा। अब जो है आपका हर 3 महीने बाद जो इनका होता है, वो आएंगे, बैठेंगे, फिर हर एक से बात करेंगे और एक नया एक रिदम और एक मोमेंटम देंगे। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और इन्फ्लेशन कभी कम नहीं होगा। ये बिल्कुल स्टेट बैंक की रिपोर्ट बिल्कुल झूठी है। ये आपकी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई है। गाजा स्ट्रिप की तरह हमारा मुल्क भी एक स्ट्रिप है जिसमें 25 करोड़ अवाम है। अब इस पॉपुलेशन के ऊपर जमीन के नीचे भी इतना ज्यादा कुछ नहीं है, जमीन के ऊपर भी नहीं है। तो आपको इस तरह रियलाइज करना पड़ेगा, आपको आईटी में जाना पड़ेगा, आपको वो टीम लानी पड़ेगी जो टर्न अराउंड कर सके। देखिए, हम सब अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहते हैं। दुनिया की हर इकोनॉमिस्ट की बुक, मिक्स्ड इकोनॉमी हो, फ्री इकोनॉमी हो, कंट्रोल्ड इकोनॉमी हो, सब फेल हो गई दुनिया में। रोज कोई ना कोई इकोनॉमी का चेंज आता है, वेरिएबल्स बहुत होते हैं।
कोई हल्का फुल्का अगर अर्थक्वेक आ गया तो वो इकोनॉमी को चेंज कर देता है, कोई सैलाब आ गया, अब पाकिस्तान में सैलाब आया, $10 बिलियन की बात हुई, किधर गए? अभी आप कोई नहीं आया। 18 लाख आटे की बोरियां ये कहते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, जबकि ये गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं की, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं की। तो आप ये सोचें कि हम, और एहसन तो कराची में डॉक्टर साहब का नहीं पता है, यहाँ पर हम 200 लोगों को रमजान में डोनेशन हमारी कम्युनिटी और देती है, 200-500 लोगों में, तो उससे अगर भगदड़ मच जाती है तो 20 आदमी मर जाते हैं। ये कह रहे हैं कि 18 लाख आदमियों को इन्होंने दिया है, और उस एरिया में दिया है जिससे बिलो पॉवर्टी लाइन पंजाब में 14 लाख, 14 यानी हाईएस्ट है अपने पाकिस्तान के 14 करोड़ आवाम, उसके पॉवर्टी लाइन के करीब करीब 30-40% है। आपको लगता है कि 18 लाख बोरियां उनको मिली होंगी? तो ये सब जो करप्शन, जो नेपोटिज्म से, यानी कि महंगाई जो है आपको किसी सूरत जो है कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं। जफर मोती वाला साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, माजरत के साथ मुझे रोकना पड़ा आपको। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, माशी इशारियों के हवाले से गुफ्तगू, और महंगाई जो है वो किसी सूरत कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हमारे माहिरीन माशियात को ज़रा टैक्स के हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म साहब का बयान सामने आया है कि टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, इस बयान को मद्देनज़र रखते हुए ये भी फरमाइएगा कि साथ ये भी एक तजवीज़ दी जा रही है कि नादरा के साथ मुंसलिक कर देना, तो इसको किस तरह से देखते हैं, और टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए मजीद क्या इकदाम किए जा सकते हैं? ये तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की गर्दान तो जब से हमें वर्ल्ड बैंक का हमने रिफॉर्म प्रोजेक्ट नाकाम लिया था उस वक्त से जारी है, और उसके इवज़ कर्जा चढ़ता जा रहा है, और गुफ्तगू जो है वो महज अल्फाज तक है। अब एक टैक्स इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया में लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, पाकिस्तान में वो लोग करना नहीं चाहते, बस बातें इधर उधर करते हैं। मगर सवाल ये है कि जो 1500 अरब की आपने मराहत दे रखी हैं, टैक्सों में छूट दे रखी है, तो आप उसको ख़त्म करें, टैक्स रेट आपका कम हो जाएगा और वो आप क्रॉस द बोर्ड लगा लें। ये जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, आपने इतनी एजेंसियाँ खोल रखी हैं, आप देखेंगे पाकिस्तान में टैक्स कंप्लायंस की कॉस्ट दुनिया में हाईएस्ट है। आप 5-5, 6-6 एजेंसियों से क्या, आपको 30-30 एजेंसियों से रब्ता करना पड़ता है। ये कोई तरीकाकार तो दुनिया में है नहीं। एक वन विंडो होती है जिसमें आप अपने सारे टैक्सेस सहूलत से जमा करा देते हैं। टैक्स रिटर्न पाकिस्तान की आज भी कोई आदमी भर नहीं सकता आसानी के साथ, और जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी माशाल्लाह फिर जो लोगों को तंग करते हैं आपके सामने हैं। तो आप इतनी पेचीदा टैक्स रिटर्न्स रखकर ये चाह रहे हैं कि 15 लाख और आ जाए, 20 लाख आ जाए। नील की रिटर्नें लोग फाइल करते हैं सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि आपने एक नाजायज़ टैक्स लगा रखा है कि जी नॉन फाइल। अब वो एक बंदा की इनकम ही नहीं है, वो कोई तालिब इल्म है, कोई घर पे हाउस लेडी है, कोई और 10 प्रॉब्लम है किसी की, और आप सारे से करें जी हम आपका डबल टैक्स काटेंगे। ये इतनी विद होल्डिंग्स कौन दुनिया में रखता है? आप ट्रांजैक्शन होने दें, बिजनेसेस बढ़ने दें, आप अपने टैक्स इंटेलिजेंस सिस्टम को इम्प्रूव करें। मेरा ख्याल है कि टैक्स की रिफॉर्म्स के बारे में तो मैं साफ तौर पे वाज़ेह कहूँगा कि ये रिफॉर्म पे पैसा ज़ाया ना करें। इस एफबीआर को थाने की तरह आप कभी जैसे पाकिस्तान का थाना नहीं रिफॉर्म हुआ, पाकिस्तान का एफबीआर भी रिफॉर्म नहीं होने वाला। मजीद पैसा झोंकने की बजाय एक नई टैक्स एजेंसी अगर बना सकते हैं, जो उसका डिज़ाइन वही हो जो बाकी ममालिक में है दुनिया के अंदर। आप कनाडा में देख लें, एक रेवेन्यू एजेंसी है कैनेडियन रेवेन्यू, वो भी तो हमारी तरह पूरी फेडरेशन को देख रही होती है। तो अगर आप इस तरह की एजेंसी नहीं बना सकते तो एफबीआर तो मेरा ख्याल में सवाए लोगों की ज़िंदगी हराम करने में और नाजायज़ टैक्स के बर्डन इंक्रीज करने के अलावा आगे ही ये जो हमने सूद की इतनी शरह रखी हुई है, और वैसे सूदी निज़ाम के खिलाफ गुफ्तगू रोज़ करते रहते हैं, तो उससे हमने अपने बिजनेसेस का बेड़ा गर्क किया। इसी तरह ये एफबीआर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ को किल करने का। अगर आपने ग्रोथ नहीं करनी, आपका माइंडसेट ग्रोथ का नहीं है, और हर वक्त आपने ग्रोथ की राह में रोड़े अटकाने हैं, तो फिर ना डेट सस्टेनेबिलिटी हो सकती है। अगर आप अपने केक का साइज बड़ा कर लें, अगर जीडीपी डबल कर लें, तो आपके यही इशारे ठीक हो जाएंगे। उसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं है कि हमने अपनी ग्रोथ बढ़ानी है। ग्रोथ बढ़ाने के ऊपर मेरा ख्याल में लिख लिख कर हम परेशान हो गए हैं। फिर पाइड ने पता नहीं कितने स्टडीज कर मारी हैं, मगर हुकूमत को ग्रोथ से तो बड़ी एलर्जी है। भाई आईएमएफ की ऑस्टेरिटी का प्रोग्राम ठीक है, अब जैसे मोदी वाला साहब ने फरमाया को तो ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर अपना माइंडसेट तो कौम का ग्रोथ की तरफ लगाए। आप हर एक रुकावटें पैदा करने के अलावा अब किसी जगह जाए, ओवर रेगुलेटेड है,
इतने आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे, एक बिजली का कनेक्शन लेना तो इस मुल्क में मसला बन जाता है, तो 50 एजेंसियों के साथ डील करना पड़ता है। तो देखिए, अगर ग्रोथ नहीं करेंगे तो इस आबादी के साथ आप जो मर्जी कर लें, आप कभी भी जो है वो कुछ खुशहाली का ख्वाब देखना छोड़ दें, खुद कफालत का ख्वाब छोड़ना देख दें, हम्म। या फिर आप असासे बेच-बेच कर गुज़ारा करें, वो भी उसकी भी एक हद होती है, या कर्ज़े ले लेकर करें। तो वो फिर गालिब की अभी बात हो रही थी वक़्फ़े में कि वो एक बड़ा अच्छा शायर के अलावा जो था मईशत दान भी था। मेरे ख़्याल में फिर उसके शेर की तरफ तवज्जो दें कि कर्ज़ की पीते थे मैं हाँ, मगर समझते थे कि ये रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये फाका मस्ती रंग लाने वाली नहीं है, तो इसकी तरफ कुछ तवज्जो करनी हाँ चाहिए। जी, यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। ज़फ़र मोतीवाला साहब, सर फरमाइएगा, टैक्स वसूली के लिए कौन सी बड़ी रुकावटें हैं? क्योंकि अगर हम गरीब के ऊपर देखें तो वहाँ तो टैक्सों की भरमार है, चाहे वो इनडायरेक्ट हों चाहे वो डायरेक्ट हों, वो टैक्स दे दे के मर गए हैं। लेकिन यहाँ से एक ही बात और एक ही गर्दान आती है कि टैक्स के अहदाफ हमारे हासिल नहीं हो सके और मज़ीद टैक्स लगाने लगे पड़ेंगे। तो रुकावट क्या है? वही सबसे बड़ी रुकावट एफबीआर खुद है। हम्म। एफबीआर उस एरिया में नहीं जाती है जहां पर उनको पता है कि वो टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकेंगे, तो वो दूर हटते हैं। छोटे सिटीज से तो डंडे खाकर वापस आ जाते हैं, कोयटा वोयटा में, मुल्तान में और यहाँ कराची से ये लेते हैं क्योंकि यहाँ के लोग जॉब ओरिएंटेड हैं, टैक्स भरने को जानते हैं। मेरी तो परदादी भी टैक्स भरती थी। दूसरा, वो चेंज करने को तैयार नहीं है। शब्बर जैदी जब आया एफबीआर का चेयरमैन, तो एफबीआर के अंदर ही बगावत हो गई कि भाई 2-3 साल पहले तो ये हमारे सामने फर्गूसन की तरफ से हमारे उस पर इल्जाम लगाता था। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये एक ही टाइम मैंने अच्छी देखी है। 4 आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, फिर आखिरी टाइम आ गया है कि भाई मुशर्रफ के टाइम में 2 से 2.5% इंटरेस्ट रेट था, 3% मैक्सिमम, 60-61 रुपए का डॉलर था। अपना जीडीपी आप आर्ग्यू कर लोगे 7% तो होता ही था। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ असेसमेंट की वजह से लोग लाइनों में लगकर टैक्स भर रहे थे। यहाँ कोई है ही नहीं, फील गुड एलिमेंट ही नहीं है, लोग टैक्स भरना ही नहीं चाह रहे। सही, लेकिन सर अगर इस सारी सूरत हाल में देखा जाए तो एफबीआर का निज़ाम जो है वो बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ पाता? क्योंकि वहाँ पर आप देखें तो मराद का भी सिलसिला उसी तरह खुला डुला है और सारी सिचुएशन हमेशा गरीब पे क्यों आके रुकती है? क्योंकि अभी आपने ही फरमाया था कि महंगाई भी नहीं रुकने वाली और इन्फ्लेशन इसी तरह बढ़ती जाएगी, तो इस सारी सूरत हाल में तो गरीब ही पिसेगा। भाई गरीब पैदा ही मुझे लगता है पाकिस्तान में पिसने के लिए है। अभी तो मैं अपना आपके साथ बात भी कर रहा हूँ, मैच देख रहा हूँ, मैं बॉम्बे को देख नहीं सकता हूँ। 80s में कराची को देखकर बॉम्बे के जो हमारे दोस्त आते थे वो पागल हो जाते थे। अब हम ये टीवी पर मैच देख रहे होते तो हमारे आंसू आ जाते, बार बार मैं टीवी बंद कर देता हूँ जैसे बॉम्बे घुमाते। अब यहाँ हालत ये है कि सिचुएशन बैड टू वर्स हो रही है। टैक्सेशन में बड़ी बिचलियों का, खुद शब्बर ने, मेरे दोस्त है शब्बर ने बताया है कि भाई वो किसी बड़े फार्मर को इसने टैक्स का नोटिस भेजा तो मुल्तान से कोई 40 MNA MP आ गए भाई, और शोर शराबा मारा मारी धमाल कर दी उन्होंने। सही, रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त माजरत के साथ ख़त्म हो चुका है। ज़फ़र मोतीवाला साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इकरामुल हक साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, जबकि अहसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद रहे उनके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। और माशी इशारिये तभी जो है मुस्तहकम हो सकते हैं जब इसमें मुस्बत इस्लाहात की जाएँ और रिफॉर्म्स की जाएँ। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है सिर्फ दावों तक महदूद नहीं रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।